नमस्ते। न्यूज़ टाइम के सारे दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज क्योंकि बात मैं और भी बहुत करना चाह रहा था, कुछ और विषय भी थे, इम्पोर्टेंट विषय थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है और जिससे हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान सब पे बात आती है, हमारे देश पे बात आती है, वो है अभी हाल के दिनों में जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने अपने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, कुछ पिछले 1 महीने के ही ये सब सारे डेवलपमेंट हैं। चर्चा शुरू हुई मुख्य रूप से जब चंद्रचूड़ साहब ने के घर पे गणेश चतुर्थी के दिन अ, मोदी जी वहाँ पहुँचते हैं, पूजा करते हैं, ताली बजाते हैं, थाली ल से आरती उतारते हैं, ताली बजाते हैं और उसके बाद उसकी वीडियो शेयर करते हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है और सब लोग खुश रहते हैं। उस समय बहुत हल्ला मचता है और ये हल्ला मचता है कि भई जनरली गेस ये लगाया जाता है कि मोदी जी बिना बुलाए चंद्रचूड़ साहब के घर पहुँच गए थे और चंद्रचूड़ साहब क्या करते हैं, शरीफ आदमी हैं, मना भी नहीं कर पाए और वो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए और अपना लेकिन उस समय भी हम सब लोगों ने ये सवाल पूछा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इतना लाचार है कि उसके घर पे कोई ज़बरदस्ती आके ना केवल आरती कर रहा है, जो ठीक है, जो उसकी परंपरा के अनुसार कोई भी आ जाए तो आरती कर सकता है, लेकिन फ़ोटो भी खींच रहा है और फ़ोटो ही नहीं खींच रहा, उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहा है। लेकिन पिछले 1 महीने में जिस तरह से इसका जस्टिफिकेशन इसका एक्सप्लेनेशन अ, चंद्रचूड़ साहब दे रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि ये मोदी साहब नहीं आए थे, ये चंद्रचूड़ साहब ने मोदी साहब को बुलाया। अ, किसका कहाँ, किस कारण से कौन क्या कर रहा है, ये पता करना और बताना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रंजन गोगोई साहब का जो जो याद किए जाएँगे, वो याद किए जाएँगे एक ऐसे फैसले से, जो फैसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का था और जिस पे उन्होंने कुछ मतलब जो जो जी भी उसका जजमेंट आया, वो कानून की कसौटी पे, न्याय की कसौटी की बात कर रहा हूँ मैं, भावनाओं की कसौटी पे बात नहीं कर रहा हूँ। कानून की कसौटी पे शायद वो जब जजमेंट कसा जाएगा तो उसपे वो खरा नहीं उतरेगा। उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ उसके बाद जिस तरह से गोगोई साहब को तुरंत राज्यसभा की सांसदी मिल जाती है। राज्यसभा की सांसदी मिलने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, गोगोई साहब के बारे में एक नैरेटिव ये है कि गोगोई साहब प्रेशर में इसलिए आए थे, क्योंकि जब जब वो चीफ जस्टिस का पद ग्रहण किए, उसके कुछ ही दिनों बाद उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लग गया। उनकी एक महिला कर्मी, जो उनके घर पे काम करती थी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के रंजन गोगोई साहब के ऊपर आरोप लगाया था यौन शोषण। फिर गोगोई साहब उसमें खुद ही जज बन गए, खुद ही गवाह बन गए, खुद ही बहस कर लिए, खुद ही सब कुछ करके उन्होंने अपने को बरी कर लिया। कुछ नहीं हुआ। उस रिपोर्ट में कहा गया कि रंजन गोगोई साहब की कोई गलती नहीं। उस महिला को उस समय के लिए निलंबित कर दिया गया। गोगोई साहब गए, दूसरे जो जज साहब आए, उन्होंने उस महिला को बहाल किया और बहाल ही नहीं किया, उसको क्लीन चिट दी गई। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि या तो गोगोई साहब झूठ बोल रहे हैं या वो महिला झूठ बोल रही थी। 2 में से एक आदमी तो झूठ बोल ही रहा था। लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था उस समय ऐसा माना गया था कि शायद ये उनकी दुखती रग थी, जिसको ये जो प्रेज़ेंट सरकार है बीजेपी की, इसके कुछ लोग जानते हैं कि कैसे एक दुखती रग को दबा के और कैसे काम निकाला जाता है। वो चाहे अजीत पवार का रातों-रात भाजपा प्रेम में अपनी पार्टी तोड़ देना, अब तमाम उदाहरण है, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद रंजन गोगोई साहब जब राज्यसभा जाते हैं, तो बहुत सरप्राइज़िंग बात ये है कि उसको कभी वो नैरेटिव नहीं बन पाया इस देश का, वो नॉमिनेटेड मेंबर की हैसियत से जाते हैं। 6 मेंबर शायद नॉमिनेट करते हैं और नॉमिनेशन की जो कैटेगरी है, वो है आर्ट, कल्चर एंड साहित्य मतलब लिटरेसी, साहित्यकार। तो मेरी जितनी जानकारी है उसमें गोगोई साहब ना कोई गाना गाते हैं, ना कोई डांस फॉर्म में परफॉर्म करते हैं, ना कोई ऐसा आर्ट का करते हैं, ना कोई ऐसे साहित्यकार है और सोशल सर्विस। तो गोगोई साहब तो नौकरी करते थे, गोगोई साहब को तनख्वाह मिलती थी। मतलब अब वो जज की नौकरी करते थे, कोई और नौकरी करता है।
तो वो कोई सोशल सर्विस भी नहीं करते। तो उनको किस बात के लिए ये हुआ, ये मेरे ख्याल में मूलतः प्राइमरीली ये नॉमिनेशन ही गलत था। लेकिन सैयाँ भये को फालतू को डर काहे का। उसी लाइन पे लगता है कि हमारे चंद्रचूड़ साहब भी चल पड़े हैं। और जो जो एक बात अ, जो मुझे लग रहा था कि ऐसा है, उसको बहुत अच्छे से राजीव धवन साहब जो बड़े लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वायर में एक अपना आर्टिकल लिखा है। उसपे उन्होंने लिखा है टेकिंग स्टॉक ऑफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़'s लेगेसी। और उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि चंद्रचूड़ साहब कई बार जो पॉलिटिशियंस हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो पब्लिसिटी की आदत है, जो छपास रोग है, छपास और फोटोजीवी जो है, फोटो खिंच जाए, छप जाए, वो उसमें वो लिखे हैं एट टाइम्स आउट क्लासेस पॉलिटिशियन इवन द प्राइम मिनिस्टर। और उसपे वो एग्जांपल देते हैं द फोटो ऑप्स ऑफ सीजीआई प्रेइंग विथ मोदी एट द फॉर्मर्स रेजिडेंस इज अ ब्लेटेंट एग्जांपल। वो इनके लिए कहते हैं कि जिस तरह से उनके घर पे पूजा करते हुए फोटो है, वो इसका एक 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 दृष्टांत है जिससे ये समझ में आता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो कह रहे हैं कि डील्स आर नॉट कट एट द सोशल गैदरिंग। कल इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में गए और उन्होंने कुछ अजीब-अजीब सी बातें की। तो सबने पूछा कि भई अगर डील सोशल गैदरिंग में नहीं कट कर की जाती है तो डील कैसे होती है? डील कैसे बनाई जाती है? तो इस पे भी ज़रा कुछ ज्ञान दे देते कि डील कहाँ होनी चाहिए? अगर सोशल गैदरिंग में नहीं होगी तो रात के अंधेरे में होगी, दिन के उजाले में होगी, कोर्ट के अंदर होगी, कोर्ट के बाहर कहाँ होगी? क्योंकि आप ही एक ऐसे जज हैं जो ये कहते हैं कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस आ रहा था तो मैं ईश्वर के सामने गया मंदिर में और उससे मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए और जैसा मुझे मेरे ईश्वर ने समझाया मैंने वैसा जजमेंट लिख दिया। देश के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट जजमेंट आए हैं, उसमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जजमेंट एक वजह से और याद किया जाएगा, किसी ने उसमें दस्तखत नहीं की। मतलब जजमेंट था, लेकिन किसने जजमेंट लिखा था ये नहीं लिखा गया। किसी के दस्तखत और उनकी उसकी भाषा से ऐसा लगता था कि उस जजमेंट को लिखने वाले चंद्रचूड़ साहब थे, जो पूरी तरह से जजमेंट में ये मानते चले हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक क्रिमिनल काम था, ये गलत था। लेकिन अंतोगत्वा जो निर्णय होता है, वो बाबरी मस्जिद के विपक्ष में होता है। बाबरी मस्जिद के विपक्ष में मतलब बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार होते हैं, उनके विपक्ष में। और जब वो ये कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से उन्होंने ये निर्णय दिया, तो शायद भारत की हिस्ट्री में ये अजीब-सा केस है जहाँ पे कोर्ट के केसेस अब भगवान की प्रेरणा से होते हैं। हालाँकि उससे पहले पांडे जी जो ट्रायल कोर्ट के जज थे अयोध्या में, फैज़ाबाद में, उन्होंने भी कहा था कि वो लंगूर ने उनको प्रेरणा दी थी इसलिए उन्होंने ताला खुलवा दिया। दूसरा उनका एक और जो जो एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके जिसको बहुत दिनों तक याद किया जाएगा और जैसा राजीव धवन साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि उनके पास ये जो जो एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा किसी तरह से क्वेस्ट मतलब आशा है, आकांक्षा है कि मुझे याद किया जाए, मुझे याद किया जाए मेरी लेगेसी को। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने जो न्याय की मूर्ति, जो न्याय की देवी होती है, उसकी एक एक स्टैच्यू लगवाई सुप्रीम कोर्ट बार की लाइब्रेरी में और उसकी आँखों से पट्टी हटा दी और उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दे दी और उन्होंने कहा कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आँख पे पट्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे हरदम लगता है कि उन्होंने केवल न्याय की मूर्ति की आँख से पट्टी नहीं हटाई, हम लोगों की आँख से भी पट्टी हटा दी। क्योंकि चंद्रचूड़ साहब जब 2 साल पहले आए थे तो इनसे बहुत उम्मीदें थी। उम्मीद नहीं, बहुत उम्मीदें थी। लेकिन मेरी याद में पिछले 45-50 वर्षों से तो मुझे याद है, उसमें जिस तरह की लेगेसी छोड़ के चंद्रचूड़ साहब जा रहे हैं, वो खराब टेस्ट में रहेगी। सिर्फ़ इसलिए कि उनको याद किया जाए, उन्होंने न्याय की देवी की पट्टी हटा दी।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि भई ये थोड़ी ही है कि मैं ऑपोज़िशन चाहता है या लोग चाहते हैं कि मैं हरदम सरकार के विरोध में निर्णय दूँ। तो क्या आप सरकार के विरोध और उसको भी देखते हैं? आप तो मेरे ख़्याल में केस जब आप देखते हैं तो उसमें क्या सही क्या गलत है? और उसका उन्होंने एक जो एग्ज़ाम्पल दिया वो अपने में बड़ा भोंडा एग्ज़ाम्पल। उन्होंने कहा कि जब मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट फैसला दिया, तो लोगों ने मुझे बड़ा सराहा, नहीं सराहा था। ये आप स्वयं की आपका आपको लगता होगा सराहा है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के समय जब फैसला दिया तो आपने उसमें कहा कि ये इल्लीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अलोकतांत्रिक है। लेकिन जब आपने कहा ये गलत है, तो एक गलत चीज़ में जो गलत ढंग से कमाया हो पैसा आया था इन पार्टीज़ में, जो एक तरह से चोरी कह लीजिए, डकैती कह लीजिए, तो डकैती की श्रेणी में था। पैसा दो नहीं तो तुम्हें जेल में रखेंगे, पैसा दो जो वसूली थी, आपने उस गलत पैसे को जो आप खुद कह रहे हैं कि गलत है, उसको वापस लाने का कोई उपक्रम किया? उस ऑर्डर में आपने क्या लिखा कि ये पैसा वापस करें? जब तक पैसा वापस नहीं करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आपने कहा, आप तो कस्टोडियन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन थे इस देश की, आपको संविधान की रक्षा का भार था। आपने चोर को कहा कि नहीं, नहीं चोरी तो हुई है, चोर ले जाओ, अपना सब लोग ले जाओ, अपना चैन से रहो। तो देश इसको भी याद रखे। और एक चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो देश है, वो ये याद रखेगा कि चंद्रचूड़ साहब आपके सारे फैसले, ज़्यादातर नहीं, सारे फैसले सरकार को बचाने के लिए थे। आपने सरकार को बचाने का काम किया और जैसा राजीव धवन साहब कहते हैं, "द कश्मीर डिसीजन इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अपहोल्डिंग द मोदी गवर्नमेंट्स इलेक्टोरल एजेंडा।" जो कश्मीर का निर्णय था, जिस तरह से आपने लेट करके उसको ठंडे बस्ते में रखा और फिर निर्णय दिया, वो प्रूफ है कि आप मोदी सरकार के जो बीजेपी का इलेक्टोरल एजेंडा था, उसको आप पूरा कर रहे हैं। ये गंभीर चीज़ है। आपके अपने मतलब फ्रेटर्निटी के लोग, वकील लोग, ये सब लोग आपके इस सब से आहत हैं। आपके अपने साथ के आपने ये काम किया है तो आपके बहुत सी और भी चीज़ें बाहर आ रही हैं। वायर ने एक स्टोरी अभी 2-3 दिन पहले की है अक्टूबर में, जहाँ पे उसने बताया कि कैसे 14 अगस्त को जब अ, जब आप एक सीनियर एडवोकेट के लिए फुल कोर्ट मीटिंग कर रहे थे। फुल कोर्ट मतलब जब सारे जज होते हैं इकट्ठा, मीटिंग कर रहे थे, आपने वहाँ कैसे अपने साथी जज को धमकाने की कोशिश की और आपने उनसे कहा कि आप ये मत भूलिए कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ। जबकि उनको ये भी बताया गया कि उनको ये याद दिलाया गया कि ही इज़ जस्ट फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड नॉट आवर बॉस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉस नहीं है उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये। लेकिन आप अपने किसी मनचाहे वकील को सीनियर काउंसिल बनवाना चाहते थे और बनवा ही लिया। तो आपके बहुत से कृत्य बाहर आ रहे हैं। आने वाले समय में जब आप नहीं रहेंगे तो और आएँगे। लेकिन इस देश के न्याय व्यवस्था पे जो लोगों की आस्था थी, उसपे जो आपने लोगों की उम्मीद और विश्वास को तोड़ा है, वो जल्दी उस इंस्टीट्यूशन को वापस करने में बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।